चलिए तो क्लास 10 बिहार बोर्ड मैट्रिक। ठीक, हम लोग पढ़ रहे थे फ्रांस की क्रांति के साथ में यूरोप में राष्ट्रवाद। उसमें हम लोग कल क्या किए थे, वियना कांग्रेस तक हम लोग खत्म कर दिए थे। अब हम लोग क्या करते हैं, वियना कांग्रेस के बाद हम लोग चीजों को शुरू करते हैं। ये सब चीज हम लोग पढ़ लिए थे। हाँ, कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था, मुख्य उद्देश्य क्या था, वैधता का सिद्धांत क्या है, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक, और जिनका छूटा हुआ है कृपया एक बार हाँ पिछला वीडियो को चेक करेंगे तो आपको यूरोप में राष्ट्रवाद बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब आगे शुरू करते हैं। कहता है कि वियना कांग्रेस ने यूरोप में लगभग 4 दशकों तक किसी भी बड़े युद्ध को रोके रखा, लेकिन राष्ट्रीयता और जनतंत्र की जिन भावनाओं को दबाने का प्रयास किया गया वे अंततः 1830 और 1848 की क्रांतियों के रूप में सामने आई। तो फ्रांस में हमें कितने क्रांति पढ़ने हैं? 3 क्रांति। कौन कब कब हुआ? एक हो गया 1789 में, दूसरा कब हो गया 1830 में, तीसरा कब हो गया 1848 में। ठीक है, तो 1848 की क्रांति के बाद मेटरनिक युग का समापन हो जाएगा। अब चलते हैं वियना कांग्रेस में। हम लोगों ने यह देखा था कि बंटवारा किया गया था युद्ध। नेपोलियन ने जिन क्षेत्रों को जीत लिया था, जब नेपोलियन हार गया, किस युद्ध में हारा नेपोलियन, याद है? किस युद्ध में हारा नेपोलियन? थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो। वाटरलू के युद्ध में। किस युद्ध में हारा? हार गया था। और वाटरलू के युद्ध में जब नेपोलियन हार गया, उसके बाद ही ना वियना कांग्रेस हुआ 1815 में। कब हुआ वियना कांग्रेस? तो 1815 के वियना कांग्रेस में नेपोलियन द्वारा जीते गए विशाल क्षेत्रों को आपस में बांटने और फ्रांस के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा तैयार करने के लिए यूरोप के मानचित्र का बड़े पैमाने पर पुनर्गठन या पुनर्सीमन किया गया, यानी फिर से उसको रीऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, नेपोलियन ने जिन क्षेत्रों को जीत लिया था, नेपोलियन तो लगभग पूरा यूरोप जीत लिया था। हाँ, वो यूरोप जो यूरोप पर पहले विभिन्न राजाओं का कब्जा था। जब नेपोलियन का पतन हो गया तो नेपोलियन के द्वारा जीते गए सभी विशाल क्षेत्रों को आपस में बांटा जाएगा, है ना? हम लोग क्लास में भी पढ़े हैं। इस बंटवारे का मुख्य आधार शक्ति संतुलन था, यानी शक्तिशाली देशों को आपस में मिलाना था। और नेपोलियन को हराने वाले जो देश थे, हाँ, जिसने भी मेटरनिक को हेल्प किया था नेपोलियन को हराने में, उन देशों को पुरस्कार भी न देना था। तो नेपोलियन का जो भी क्षेत्र बाद में बचा, उसको ये लोग क्या किया, आपस में बांट लिया। ठीक है, कैसे बांटा देखिए। पहले फ्रांस में जाते हैं, फ्रांस का बंटवारा कर देते हैं। फ्रांस से वे सभी क्षेत्र छीन लिए गए जिन पर नेपोलियन ने अधिकार किया था। यानी युद्ध के द्वारा नेपोलियन जिन क्षेत्रों को जीत लिया था, उन क्षेत्रों को फ्रांस से फिर से क्या किया गया, छीन लिया गया। ठीक, फ्रांस की सीमाओं को 1792 यानी क्रांति से पहले की स्थिति पर ला दिया गया। क्रांति के बाद फ्रांस की सीमा काफी लंबी हो गई थी, बढ़ गई थी। ठीक, अब क्या किया, फ्रांस की सीमा को छोटा कर दिया गया और फ्रांस के जो क्षेत्र थे उसको आपस में बांट लिया गया। साथ ही फ्रांस पर 700 मिलियन फ्रैंक का, फ्रैंक क्या है, फ्रांस की मुद्रा है। क्या है, क्या कहलाती है फ्रांस की मुद्रा? फ्रैंक। तो फ्रांस पर 700 मिलियन फ्रैंक का
भारी जुर्माना लगाया गया, युद्ध का जुर्माना, और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में मित्र राष्ट्रों की सेनाएं तैनात कर दी गई, यानी जो मेटरनिख के सपोर्ट में थे। कहने का अर्थ ये है, फ्रांस को पूरी तरह से चारों बगल से घेर कर कमजोर कर दिया गया। अब देखते हैं, फ्रांस का तो ये हाल हो गया। अब देखते हैं ऑस्ट्रिया को क्या सब मिला। ठीक, क्योंकि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, याद है? कौन था? मेटरनिख। कौन था? याद नहीं रहता है? बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, सुन रहे हो कि नहीं? नहीं, अगर सुन रहे हो तो क्लास में जवाब दो, नहीं तो छोड़ के चले जाओ। ऑस्ट्रिया को क्या सब क्षेत्र मिला, सुनिए। ऑस्ट्रिया जिसने सम्मेलन की अध्यक्षता की, किस सम्मेलन की अध्यक्षता की ऑस्ट्रिया ने? ठीक है, कोई बात नहीं, जान ही रहे हैं, कंप्लीट गोबर है, कोई एक बार कहना है। हाँ, जो है वो है। ऑस्ट्रिया ने वियना सम्मेलन की अध्यक्षता की। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। हाँ, और ये मध्य यूरोप और इटली में भारी बढ़त मिली ऑस्ट्रिया को। ठीक है, अब ऑस्ट्रिया को क्या सब मिला ये देखिए। हाँ, उत्तरी इटली का क्षेत्र जो है, उत्तरी इटली में लैम्बार्डी पड़ता है और वेनेशिया पड़ता है। इस दे दिया लैम्बार्डी और वेनेशिया, ये मिल गया किसको? ऑस्ट्रिया को। नहीं, शांत रही, छोड़ दीजिए अब आप लोग। हाँ, दूसरा टस्कनी, मेडोना और परमा मेडोना टस्कनी, तीनों आ गया। इस पर ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग, हाँ, बुर्बो वंश जो होगा वो फ्रांस में होगा, और हैब्सबर्ग वंश जो होगा वो ऑस्ट्रिया में होगा। तो ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग राजवंश को टस्कनी, मेडोना और परमा की रियासतों को सौंप दिया गया। ठीक है, तीसरा बच गया गैलिशिया। ठीक, पोलैंड का यह समृद्ध क्षेत्र, गैलिशिया कहाँ है? पोलैंड में है। तो पोलैंड का जो यह समृद्ध क्षेत्र है, यह भी ऑस्ट्रिया को मिल गया। अब देख लीजिए ऑस्ट्रिया को क्या सब मिला। लैम्बार्डी मिला, वेनेशिया मिला, परमा मिला, मेडोना मिला, टस्कनी मिला, गैलिशिया मिला। ठीक है, ये मिल गया किसको? ऑस्ट्रिया को। ये सब सारा क्षेत्र नेपोलियन ने, हाँ, यूरोप को जीतने के दौरान में फ्रांस के अंदर मिला लिया था। तो अब ये सब सारे क्षेत्र वियना सम्मेलन के बाद ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे मेटरनिख, उन्होंने इन सब सारे क्षेत्रों को अपने मित्र देशों में बांट दिया। अब देखते हैं प्रशिया को क्या सब मिला। ठीक, प्रशिया को मिला। प्रशिया जो था, जर्मन क्षेत्रों में मजबूत करने के लिए रणनीतिक इलाके दे दिए गए। कौन सा? साक्सोनी दे दिया गया। साक्सोनी राज्य का 40% हिस्सा जो है वह प्रशिया को दे दिया गया। राइनलैंड, यह पश्चिम में फ्रांस की सीमा पर स्थित राइन नदी का समृद्ध इलाका था, जो कि खनिज के लिए फेमस है। राइन नदी का इलाका खनिजों के लिए फेमस है। वेस्टफेलिया सहित ये प्रशिया को दे दिया, ताकि वह फ्रांस पर नजर रख सके। और पोमरेनिया, जो स्वीडन से पोमरेनिया का क्षेत्र, पोमरेनिया का क्षेत्र स्वीडन का था, तो स्वीडन से छीनकर इसे भी प्रशिया को दे दिया गया। अब देखिए प्रशिया को क्या सब मिला। सैक्सनी का 40% हिस्सा, राइनलैंड का पूरा हिस्सा, और पोमेरेनिया का, जो कि स्वीडन का था, उसका भी पूरा हिस्सा प्रशिया को मिल गया। अब आते हैं रूस। ठीक, रूस में उस समय में पोलैंड और फिनलैंड, हाँ, पोलैंड का एक बड़ा हिस्सा जो कि जिसका नाम है ग्रैंड डची ऑफ वार्सा, ये रूस के जौर को दे दिया गया, जिसे कांग्रेस पोलैंड कहा जाता है। ठीक, और फिनलैंड का क्या हुआ? 1809 में स्वीडन से जो फिनलैंड छीना गया था, उस पर भी रूस के अधिकार को मान्यता दे दिया गया। यानी रूस के हाथ में 2 क्षेत्र चला गया,
पोलैंड और फिनलैंड। ठीक, अब ब्रिटेन को क्या सब लाभ हुआ, यानी अब आप समझ सकते हैं कि नेपोलियन को हराने का लाभ किसको किसको मिल रहा है और ये लोग क्यों चाहते थे कि नेपोलियन हार जाए। आप देख रहे हैं कि सारे देशों को भयंकर फायदा मिल रहा है। ठीक, ब्रिटेन को क्या सब मिला, तो ब्रिटेन ने यूरोप के मुख्य भाग को पर कोई जमीन लेने के बजाय समुद्री बंदरगाह और उपनिवेशों को चुना। जैसे कौन सा ले लिया, तो भूमध्य सागर में दो द्वीप है, एक है माल्टा और आयोनियन द्वीप, की दोनों को ले लिया ब्रिटेन ने। हिंद महासागर में श्रीलंका, जिसका पुराना नाम है सिलोन, और मॉरिशस, ये ले लिया ब्रिटेन ने। और अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर जो केप कॉलोनी है, केप ऑफ गुड होप वाला एरिया, वह भी ब्रिटेन को मिल गया। तो ब्रिटेन को क्या सब मिल गया, माल्टा, आयोनियन द्वीप, श्रीलंका, मॉरिशस और केप कॉलोनी। ठीक, ये सारे यूरोप का बंटवारा करने के बाद अब फ्रांस को चारों बगल से घेरने की बात होगी, ताकि भविष्य में कोई तीसरा नेपोलियन जन्म न ले फ्रांस में और वह पूरे यूरोप की राज व्यवस्था को समाप्त कर दे। तो भविष्य में फ्रांस के दोबारा आक्रामक होने से रोकने के लिए उसकी सीमाओं पर शक्तिशाली बफर राज्य बनाए गए। बफर राज्य वो होते हैं जब दो मजबूत देशों के बीच कोई छोटा सा देश होता है, उस छोटे देश को हम लोग बफर स्टेट कहते हैं। तो फ्रांस को रोकने के लिए कौन कौन बफर राज्य बनाया गया, इस पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो उत्तर में, फ्रांस के उत्तर में बेल्जियम और हॉलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स बना दिया गया, ताकि फ्रांस अब उत्तर दिशा में आगे न बढ़ सके। दक्षिण में क्या किया, पिडमोंट और सार्डिनिया राज्य का विस्तार किया गया और उसमें जेनेवा को मिला दिया गया। अब फ्रांस न तो उत्तर में विस्तार कर सकता है, न ही फ्रांस दक्षिण में विस्तार कर सकता है। ठीक, पश्चिम में समुद्र है, रह गया पूरब। पूर्व में स्विट्जरलैंड को एक न्यूट्रल राष्ट्र घोषित कर दिया गया। तो फ्रांस को उत्तर से भी घेर लिया गया, दक्षिण से भी, पूर्व से भी, और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। तो फ्रांस को चारों बगल से घेर कर सीमित कर दिया गया। ठीक, अब आते हैं जर्मनी और स्पेन के पास जाते हैं। ठीक, इसको आप बढ़िया से याद रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, क्योंकि यूरोप का जो बाद में बंटवारा होता है तो पूछ देता है कि कौन भाग भूभाग किसको मिला। जर्मन संघ की बात करते हैं तो नेपोलियन ने क्या किया था, 39 राज्यों को मिलाकर एक जर्मन संघ बनाया था। इसको बरकरार रखा गया, लेकिन अब इस जर्मन संघ पर पूरा का पूरा अधिकार दे दिया गया ऑस्ट्रिया को, जिसका अध्यक्ष कौन बनाया गया, ऑस्ट्रिया। स्पेन और नेपल्स को क्या मिला, किसको दे दिया गया, स्पेन और दक्षिणी इटली, जिसको कि हम लोग नेपल्स और सिसिली कहते हैं। क्या कहते हैं, सिसिली। इसमें पुराने बुर्बो वंश को फिर से सत्ता सौंप दी गई। तो इस तरह से हम लोगों ने यह देखा कि वियना कांग्रेस के बाद नेपोलियन के द्वारा जीते गए क्षेत्रों को ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने अपने मित्रों को इसलिए प्रदान किया ताकि उसे युद्ध में मदद करने के लिए पुरस्कार दे सके। ठीक, आगे आते हैं। ये सब सारा चीज इसको शॉर्ट टर्म में यहाँ पर हमने लिख दिया है ताकि अगर आपको जल्दी रिवीजन करने की जरूरत है तो वो आपको सारा चीज यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे प्रशिया को क्या मिला, राइनलैंड, उत्तरी सॉक्सेनी, वेस्टफेलिया।
रूस को क्या मिला? पोलैंड का बड़ा भाग और फिनलैंड। ब्रिटेन को क्या मिला? माल्टा, केप कॉलोनी, सीलोन। नीदरलैंड्स को क्या मिला? हॉलैंड और बेल्जियम का विलय। ठीक, अब इस बंटवारा का आलोचना और प्रभाव क्या सब हुआ। यह जो नेपोलियन के द्वारा जीते गए क्षेत्रों को जो बांटा गया मेटरनिक के द्वारा, मेटरनिक कहाँ का चांसलर? ऑस्ट्रिया का चांसलर। ठीक है, ये जो बंटवारा हुआ, इस बंटवारा का प्रभाव क्या हुआ और इसमें कमियां क्या सब थी, इसको देख लिया जाए। कहता है राष्ट्रीयता की अनदेखी। इस बंटवारे में विभिन्न जातियों, भाषाओं और संस्कृति की भावनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। जैसे कैथोलिक बेल्जियम को प्रोटेस्टेंट हॉलैंड से जबरन जोड़ दिया गया। अब यही सब जो जबरदस्ती मेटरनिक जो भाषा, संस्कृति, इन सब चीजों को, जातियों को नजरअंदाज करके जो विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर जो एक कर रहा है, अब यहीं से एक भावना का जन्म होगा, वह है राष्ट्रीयता की भावना। यही भावना धीरे धीरे यहाँ इटली और जर्मनी को एकीकरण करने के लिए मजबूर कर देगा। इसीलिए हम लोगों को पढ़ना था मेन टॉपिक जर्मनी और इटली का एकीकरण। तो जर्मनी और इटली के एकीकरण को पढ़ने और समझने के लिए हमें इतना सारा लंबा सफर तय करना पड़ा। ठीक, अब असंतोष क्यों हो गया बंटवारा के कारण, क्यों हुआ? तो पोलैंड, इटली और जर्मनी की जनता में जो असंतोष था, उसी के कारण आगे चलकर 1830 और 1848 में क्रांति हुई और इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। तो इटली और जर्मनी का एकीकरण समझने के लिए, फ्रांस, यूरोप में राष्ट्रवाद को समझने के लिए आपको ये लगातार 3 वीडियो आपके सामने है, आप इन्हें देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इटली का एकीकरण, उससे पहले 1830 की क्रांति, उसके बाद 1848 की फ्रांस की क्रांति, फिर इटली का एकीकरण, फिर जर्मनी का एकीकरण, उसके बाद पोलैंड, बोहेमिया सब है। तो आप लोग हमारे साथ में बने रहें, लगातार बने रहें। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पर डिस्कशन भी होगा, सेट प्रैक्टिस भी होगा, और सबसे बड़ी बात आपको सब्जेक्टिव लिखने का तरीका बताया जाएगा। धन्यवाद।